अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी क्लास का आगाज़ कर सकें। अभी ये बिल्कुल एक स्टार्ट है। वी विल मेक इट बस्ट। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। अभी तो स्लाइड्स के ऊपर ही है, कुछ वक्त लगेगा, जिसके बाद हम वाइट बोर्ड पे एक इसको समझने की कोशिश करेंगे जो भी टॉपिक होगा, ताकि जो लोगों का कन्फ्यूजन है, जो लोग स्लाइड से नहीं समझ सकते, वो वाइट बोर्ड से उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। Thank you so much for watching. We will start with our new topic, थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर्स। बेसिकली थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा हमने कल टच किया था, उसका एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। T3, T4 और कैल्सिटोनिन वो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, और हमने कल बात की थी कि इन तीनों हार्मोन को की सिंथेसिस और उनकी वर्किंग के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, जो कि हम इन द फॉर्म ऑफ डाइट ले रहे होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कोई सप्लीमेंट ले रहे होते हैं। तो उस सूरत में थायराइड ग्लैंड अपना वर्क कर रहा होता है, थायराइड्स के जो हार्मोन है वो अपने वर्क कर रहे होते हैं। चूँकि हमने जिक्र किया था कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस है, वहाँ से TRH रिलीज़ होता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। वो आके जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर अफेक्ट करेगा, और वहाँ से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा जो कि आके बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड के अंदर अफेक्ट करेगा, और वहाँ से T3, T4 और कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करवाएगा। बेसिकली इसका सेलुलर मेटाबॉलिज्म जितना भी हो रहा होता है, एनर्जी फार्मेशन, ब्रेन की डेवलपमेंट, नॉर्मल ग्रोथ, अफेक्ट एवरी आर्गन्स इन द बॉडी, कि बॉडी के हर आर्गन पे अफेक्ट कर रहा होता है, उसकी ग्रोथ, उसका प्रोटीन का, बोन का टर्नओवर, जो रीजनरेशन हो रही होती है, नॉर्मल बॉडी की जो ग्रोथ होती है। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा आम होता है, क्योंकि डेवलपमेंट में बहुत आम रोल प्ले कर रहा होता है, आया वो ब्रेन की डेवलपमेंट हो या बॉडी के डिफरेंट आर्गन्स की डेवलपमेंट। और जो T3 है वो 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन T4 एंड कैरीड बाय TBG। T3 है वो T4 से 5 टाइम्स मोर एक्टिव है, या मोर आप कह दें कि उसका फंक्शन ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि वो जो TBG के साथ मिलने की सलाहियत उसके साथ। अब TBG क्या है? थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो थायराइड को बाइंड करके उसका फंक्शन करवाने में हेल्प करवा रही होती हैं, थायराइड के साथ जो बाइंड हो जाती हैं थायराइड हार्मोन के साथ, उनको TBGs कहते हैं, जो वहाँ से उठा के जहाँ जहाँ पे फंक्शन करना होता है वहाँ पे थायराइड हार्मोन को लेके जा रही होती हैं। तो T3 मोर पोटेंट होता है कि वो उसके साथ जल्दी से अटैच हो जाए और अपना फंक्शन करे एज़ कम्पेयर टू T4। उसके बाद कैल्सिटोनिन का हमने जिक्र किया था, जब क्या होता है कि ब्लड में, सीरम में या ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, तो कैल्सिटोनिन रिलीज़ होता है ताकि वो ब्लड के जो कैल्शियम लेवल है उसको कम करके कैल्शियम को बोन्स की तरफ मूव कर सके या बोन की तरफ भेज सके। अगर कोई इस तरह का पेशेंट है तो हम उसकी असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स हमारी क्या होंगी, हमें कैसे पता चलेगा कि उस पेशेंट को थायराइड का मसला है, क्या असेस करेंगे। हेड टू टू असेसमेंट के दौरान अगर हमें थायराइड की असेसमेंट करनी पड़ जाती है तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ग्लैंड को बहुत साइड ऑफ ट्रैकिया, जो कि 2 हैंड एक टेक्निक है जिसमें आप इंडेक्स फिंगर और जो लार्ज फिंगर होती है उसको दोनों साइड पे आप रख के ट्रैकिया के उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे कोई टेंडरनेस तो नहीं हुई, ठीक है। इनलार्जमेंट, कोई थायराइड ग्लैंड की नज़र अगर आ रही है तो उसको नोट डाउन करेंगे। नोड्यूलरिटी के प्रेस कर पलपेट करके देखेंगे कि उसके अंदर कोई नोड्यूल तो डेवलप नहीं हुआ हुआ। आस्कल्टेट करेंगे थायराइड ग्लैंड को ब्रूइड साउंड्स के लिए, चूँकि एक चीज़ का आपको अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए, जहाँ भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है या कोई भी प्रोसेस तेज़ चल रहा होता है तो वहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ हो रही होती है। मिसाल के तौर पे कहीं पे चोट लग जाती है, कहीं पे वो कहीं ज़मीन पे जाके बंदा गिरता है, चोट लगने की वजह से, अगरचे वो वाउंड नहीं है, अगर बाहर से ही अगर सिर्फ स्किन वहाँ पे रब हुई है या स्किन बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन पे लगती है तो वो जगह रेड हो जाती है। क्यों रेड हो जाती है? कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन एकदम फास्ट हो जाती है, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन वहाँ से इंटर हो तो WBCs उसको किल कर सकें, उसको मार सकें, ठीक है। इन्फ्लामेटरी एक रिस्पॉन्स होता है वहाँ पे।
तो इसी तरह जब थायराइड ग्लैंड एक्टिव होगा तो उसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो सकती है। तो हम अस्कल्टेशन के ज़रिए से सुन सकते हैं कि वहाँ पे ब्रूइड साउंड जो कि आर्टरीज़ की या वसल्स की आप कह दें तो वो वहाँ पे सुनाई देंगी। उसके बाद हम गाइटर को ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर है या नहीं है। पहली बात, अगर है तो कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका साइज़ कितना है, वो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है, वो सारी चीज़ें हमने मॉनिटर करनी है। उसके बाद हम TSH करवाएंगे। इसके जो टेस्ट हैं वो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है। एक तो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि 0.4 से 6.15 तक नॉर्मल होता है। और TSH अगर नॉर्मल आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर से फंक्शन ठीक है, TRH रिलीज़ हो रहा है हाइपोथैलेमस से, जो कि आके इंटीरियर पिट्यूटरी पे अफेक्ट कर रहा है, और वहाँ से TSH नॉर्मल अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है अगर TSH का लेवल ठीक आ गया तो। और अगर T3 या T4 का लेवल गड़बड़ है तो इसका मतलब क्या है कि वो थायराइड के जो ग्लैंड है उसके अंदर कोई मसला है, थायराइड हार्मोन के साथ कोई मसला है। TSH नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके अंदर कोई इशू नहीं है। इसी तरह अगर T3 और T4 कुछ हद तक नॉर्मल आता है और TSH भी डिस्टर्ब है, ये भी अगर डिस्टर्ब, तीनों चीज़ें डिस्टर्ब हैं या दोनों चीज़ें डिस्टर्ब है, T3 और TSH या T4 और TSH, तो इसका मतलब क्या है कि T3 T4 तो कम है ही हैं, और उसकी जो वजह हो सकती है वो हाइपोथैलेमस भी हो सकता है, पिट्यूटरी भी हो सकता है कि TSH कम रिलीज़ हो रहा है जिसकी वजह से T3 या T4 की अमाउंट कम रिलीज़ हो रही है। उसके बाद T3 रेजिन अपटेक टेस्ट, एक टेस्ट किया जाता है जिसमें हम TBG जो हमने जिक्र किया था, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स या थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स का नाम भी इनको दिया जाता है। इसको हमने ये देखना होता है कि TBG की टोटल अवेलेबल साइट्स कितनी मौजूद हैं बॉडी में थायराइड ग्लैंड को, थायराइड हार्मोन्स को T3 और T4 को अटैच होने के लिए। T3 और T4 को अटैच करने के लिए थायराइड ग्लोबुलिन, बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है उनकी कितनी एक अमाउंट बॉडी में मौजूद है। जो नॉर्मल अपटेक होती है T3 की वो 25 से 35% तक होती है। हाइपरथायराइडिज्म में 35 से ज़्यादा हो जाएगी और हाइपोथायराइडिज्म में 25 से कम हो सकती हैं। तो ये हमने असेस करना है ताकि हमें ये पता चले कि अब इसमें हमें अगर TBGs कम आता है इसका मतलब क्या है, और हाइपोथायराइडिज्म भी बॉडी में चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि TSH भी नॉर्मल अमाउंट में है, TRH भी नॉर्मल अमाउंट में है, T3 और T4 भी नॉर्मल अमाउंट में, और जो ग्लोबुलिन है जिनके साथ थायराइड हार्मोन ने अटैच होकर फंक्शन कैरी करना है तो वो कम है। इसका मतलब हमें एग्जैक्ट उसकी डायग्नोसिस का, उसकी जो ज़रिया है, सोर्स है डायग्नोस का, वो हमें पता चल जाता है। उसके बाद अगर नर्सिंग इम्प्लीकेशन की बात करें तो हमने ये देखना है कि पेशेंट कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन इस टेस्ट की जो एक्यूरेसी है उसके ऊपर अफेक्ट कर सकती हैं, उसकी जो लास्टिंग है उसके ऊपर अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये हमने सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए कि वो कोई मेडिकेशन तो यूज़ नहीं कर रहा। उसके बाद हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि मल्टीविटामिन या फूड सप्लीमेंट तो कोई ऐसे नहीं ले रहा जिसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि कफ सिरप हो गया, एमिड्रॉन हो गया, एंटी एरिथमिक ड्रग्स हो गई। तो ये सारी मेडिसिन, और जो अगर पेशेंट ले रहा है इस तरह की कोई मेडिसिन तो हम उसको जो लेबॉर्ट्री रिक्विजिशन है, लेबॉर्ट्री का जो परफॉर्मा है उसके ऊपर हम लिख के लेबॉर्ट्री वालों को भेजेंगे ताकि वो उन दोनों चीज़ों को कंपनसेट करके तो रिज़ल्ट जनरेट करें। इट्स वेरी नेसेसरी टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट फ्रॉम लेबॉर्ट्री, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हाइपोथायराइडिज्म की, जो बेसिकली आज हमारा टॉपिक है, तो हाइपोथायराइडिज्म क्या है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन कम होती है। T3 T4 भी कम हो सकते हैं और उसके साथ TSH भी कम हो सकता है। और इसकी जो मोस्ट कॉमन काज कहा जाता है वो हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहलाती है। एक इन्फ्लामेशन है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें एंटीबॉडीज़ थायराइड ग्लैंड को खाना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं।
पर ऑक्सीडेज इंजाइम जो है, जो कि थायराइड हार्मोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन है वो कम हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई मसला है तो उमूमन ऐसे मामले में TSH का लेवल नॉर्मल आएगा, T3 और T4 का लेवल अप्स एंड डाउन आ सकता है, और हाइपोथायराइडिज्म है तो वो डाउन होगा। इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं कि अगर पहले कोई उसका हाइपरथायराइडिज्म ट्रीट हुआ है, उसने मेडिसिन कोई एक्स्ट्रा ले ली थी या कोई इस तरह की कंडीशन थी, तो उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। ग्लैंड की एजिंग के साथ साथ एट्रोफी हो गई है, श्रिंक हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे स्टॉप हो गई है, कोई वहाँ पे जो ब्लॉकेज हो गई है किसी वेसल की, किसी नर्व की जो ब्लॉकेज हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एट्रोफी हो सकती है, ग्लैंड जो श्रिंक कर सकता है। उसके बाद अगर कोई पेशेंट लिथियम या आयोडीन ले रहा है तो उसकी वजह से उसके जो हार्मोन्स हैं उनकी जो उनका जो फंक्शन है उसके ऊपर अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद पेशेंट अगर नेक या हेड की उसकी कोई कैंसर डायग्नोज हुई थी, सर्जरी हो गई बेशक, लेकिन वो रेडिएशन थेरेपी ले रहा है, तो वो अफेक्ट कर सकते हैं जो थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स हैं उनको अफेक्ट कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका फंक्शन नॉर्मल नहीं होगा और हाइपोथायराइडिज्म में जाएगा पेशेंट। उसके बाद इनफिल्ट्रेटिव डिजीज़ जैसे एमाइलोडोसिस, जिसमें एमाइलिड जो प्रोटीन है वो अकमुलेट होने शुरू हो जाती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट टिश्यूज़ में। उसके बाद स्क्लेरोडर्मा, ये एक स्किन की कंडीशन है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जिसमें स्किन के ऊपर डिफरेंट जगह पे पैचेस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी या एक्सेस है तो उसकी सूरत में भी जो हमारे हाइपोथायराइडिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटी, मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें दो चीज़ें होती हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड, उस ग्लैंड में इशू है जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम प्राइमरी कहेंगे। अगर कोई और डिजीज़ उसके ऊपर अफेक्ट कर रही है, मिसाल के तौर पे ग्लैंड तो थायराइड है जिसने T3, T4 और कैल्सिटोनिन रिलीज़ करना था, लेकिन उसके ऊपर अफेक्ट किसका है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का। अगर हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी के किसी इशू की वजह से थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कहलाएगा कि थायराइड ग्लैंड तो ठीक है इसमें, लेकिन जो हाइपोथायराइडिज्म है वो हाइपोपिट्यूटरिज्म या पिट्यूटरी ग्लैंड की एट्रोफी या पिट्यूटरी ग्लैंड के कम रिलीज़ होने की वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो TSH है वो कम रिलीज़ होने की वजह से, इन रिस्पॉन्स टू TRH, या फिर इवन दो के TRH प्रॉपर रिलीज़ हो रहा था हाइपोथैलेमस से, लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH प्रॉपर अमाउंट में रिलीज़ नहीं हो रहा था, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। और मोस्ट कॉमनली इन वुमेन होता है, स्पेशली एज 450। ये एक ऐसी ये डिज़ीज़ नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जो कि वुमेन में मोस्ट कॉमनली होती हैं ओवर 50 ड्यू टू मेनीपाउजल स्टेज, के उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जो सिक्रीशन है, जो रिलीज़ है वो डिक्लाइन हो रही होती है, तो उसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो 95% जो पेशेंट हैं उनमें प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है। मतलब क्या हुआ कि उनको थायराइड ग्लैंड के इशू की वजह से हाइपोथायराइडिज्म है, तो उनको हम वो कितने परसेंट है? 95%। उसमें डिसफंक्शन क्या हो सकता है? एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हो सकता है कि वो TSH प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उसको हम सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। या फिर अगर हाइपोथायराइडिज्म जो तीसरा एक आर्गन है, हाइपोथैलेमस जो सबसे पहला आर्गन है रिलीज़ करवाने में, उसके अंदर अगर कोई इशू है तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसको हम टर्शरी कहेंगे, कि तीसरा एक आर्गन है जो कि अफेक्ट कर रहा है थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन को, एक्सक्रीशन को, तो उसको हम क्या कहेंगे? टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। जब थायराइड की डेफिशिएंसी बाय बर्थ अगर प्रेजेंट हो, बर्थ होने के फ़ौरन बाद डायग्नोज हो जाए, तो उसको हम क्रिटिनिज्म कहते हैं। अच्छा, उसके बाद मैक्सिडीमा जो कि एक टिपिकल सिम्टम है
हाइपोथायराइडिज्म की। इसमें क्या होगा कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो सबक्यूटेनियस है या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू है उसमें अकमुलेशन हो जाएगी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की। ठीक है, म्यूकोस की भी और म्यूको की भी और पॉलीसैकेराइड्स जो गट्ठे जुड़े होंगे बहुत सारे सैकेराइड्स की यूनिट्स, तो उनकी वहाँ पे अकमुलेशन होने शुरू हो जाएगी। ये एक्सट्रीम फॉर्म है हाइपोथायराइडिज्म की कि थायराइड हाइपोथायराइडिज्म जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, तो उस सूरत में मैक्सिडीमा बनना शुरू हो जाता है पेशेंट में। और जब मैक्सिडीमा बनेगा तो पेशेंट की जो सेंसेशन है, सेंस ऑफ जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं बॉडी के अंदर, वो सेंसेशन उसकी कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पेशेंट हाइपोथर्मिक हो जाएगा और उसका जो अनकॉन्शियस भी हो सकता है। रेस्पिरेटरी ड्राइव जो उसकी रेस्पिरेटरी काविश है वो रुक सकती है, ख़त्म हो सकती है। और अगर पेशेंट को ट्रीट ना किया जाए, अनट्रीट रखा जाए, तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। उसके बाद अगर हम इसकी मैनिफेस्टेशन की बात करें तो अर्ली सिम्टम्स कोई स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा फटीग होती है पेशेंट को अपने डेली वर्क कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। ठीक है, और क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रहा, एनर्जी प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रही, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं बन रही, तो उसकी वजह से ये अफेक्ट होने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फटीग होगी, हेयर थिन होना शुरू हो जाएंगे, स्किन ड्राई होने शुरू हो जाएगी क्योंकि सबशियस ग्लैंड ख़त्म हो रहे हैं, जो ब्रिटल नेल्स होंगे बहुत ईजीली टूटेंगे, नंबनेस और टेंगलिंग सेंसेशन होगी फिंगर्स वगैरह में या लोअर पेरिफेरी में, क्योंकि वहाँ पे जो नर्व की जो नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम था वो इम्पेयर्ड हो गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वेट गेन हो सकता है, एमेन्यूरिया हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद पेशेंट वेट गेन करेगा चूँकि बॉडी के अंदर अकमुलेट हो रहे हैं फैट, उनका मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा। ठीक है, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो सकता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, लेसीट्यूड मतलब कि पेशेंट लेज़ी वाली कंडीशन में होगा, बिल्कुल सुस्त पड़ा होगा, फटीग्ड होगा स्वेयर, कोऑग्निटिव चेंजेस आ सकती हैं पेशेंट में, डायमेंशिया वगैरह, चूँकि वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज की सप्लाई 100% नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल लेवल चेंज हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं चूँकि फैट बॉडी के अंदर अकमुलेट हो रहा है, अनडाइजेस्टिव, अनमेटाबोलाइज्ड। ठीक है, कंस्टिपेशन हो सकती है चूँकि जो फ्लूइड वॉल्यूम है, जो टर्जिडिटी है स्किन की, या फिर जो जितनी भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होना था वो प्रॉपर नहीं हो रहा, उसकी वजह से कंस्टिपेशन या हाइपोटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किन थिकंड हो जाती है क्योंकि म्यूकोपॉलीसैकेराइड वहाँ पे सबक्यूटेनियस टिश्यू में या इंटरस्टिशियल स्पेसेस में अकमुलेट हो जाते हैं, उसकी वजह से जो स्किन है वो थिक हो जाती है। उसके बाद ये मैक्सिडीमा है कि किस तरह म्यूकोपॉलीसैकेराइड यहाँ पे अकमुलेट हुए हैं, ये आपके सामने ही है कि ये बॉडी में किसी जगह पे हो सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लोअर जो पेरिफेरल सिस्टम है उसमें दिखाया हुआ है। अच्छा, अगर हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की तरफ जाएं तो लेवोथायरक्सिन एक प्रेफर्ड एजेंट है। ठीक है, टीएसएच लेवल जो कि जिसकी डोज टीएसएच लेवल पे डिपेंड करती है कि कितना टीएसएच लेवल कम है, उस बेस पे इसकी जो डोज है वो दी जाएगी। अगर किसी भी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो और उसके साथ एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो ऐसे पेशेंट में चूँकि मेटाबॉलिज्म स्लो है, एक नॉर्मल से बहुत बिलो है, कार्डियक टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए हर सूरत में, तो जब हम थायराइड हार्मोन देंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी। चूँकि मेटाबॉलिज्म एकदम से फास्ट हो जाएगा, बॉडी सारी भूखी है ऑक्सीजन की, जो ही उसको ऑक्सीजन मिलेगी वो तो झपट पड़ेगी। लेकिन क्या होगा कि उसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी की पूरी नहीं हो सकती। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से अगर कोई पहले बना हुआ था जो नॉर्मली चल रहा था, लेकिन अगर हमने उसको लेवोथायरक्सिन स्टार्ट करवा दी और उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ, ऑक्सीजन के जो मायोसाइट्स हैं, जो मिडल के सेल्स हैं या जो आप कहते हैं मस्कुलर फाइबर हैं, तो उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो प्रॉपर वर्क करना छोड़ देंगे।
ठीक है, उसके एंजाइना हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद थायराइड हार्मोन हमारे ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है, चूँकि थायराइड हार्मोन क्या करता है कि अगर इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा होगा, तो वो फैटी एसिड की जो लाइपोलाइसिस है, लिपिड्स की तोड़ फोड़ कर रहा होता है और वो बॉडी की एनर्जी के लिए यूज़ हो रहे थे, लेकिन ग्लूकोज बॉडी के अंदर अकमुलेट हो रहा होता है। थायराइड हार्मोन हमारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट काज कर सकते हैं, हाइप्नोटिक्स और सेडेटिव्स। अच्छा, अगर पेशेंट को दिया जाए हिप्नोटिक्स या सेडेटिव्स, तो थायराइड हार्मोन जो हम बाहर से पेशेंट को दे रहे हैं वो अफेक्टिवली प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, चूँकि उसका ताल्लुक रेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा होता है। और ये मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू पेशेंट उसको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नर्सिंग डायग्नोसिस की, तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगी, चूँकि फटीग है, पेशेंट बिल्कुल वर्जिश करने के मूड में भी नहीं है, थका हुआ है, ठीक है। कंस्टिपेशन हो सकती है, जिसको हम पहले जिक्र कर चुके हैं। स्किन इंटेग्रिटी इम्पेयर्ड हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। स्किन का जो टर्गर है, स्किन की जो एक इलास्टिसिटी है, जो अगर आप स्किन को पकड़ के वापस छोड़ते हैं तो विद इन 2 सेकेंड्स ये अपनी जगह पे वापस आ जाती है। अगर नहीं आती तो इसका मतलब है कोई ना कोई इशू ज़रूर है। उसके बाद इम्बैलेंस न्यूट्रिशन अगर पेशेंट ले रहा है तो आयोडीन की अमाउंट ही बॉडी में मौजूद नहीं, तो उसकी वजह से क्या फिर बॉडी के अंदर T3 और T4 कैसे रिलीज़ होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा असर है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमने देख ली। नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशन की बात की जाए तो जो थायराइड हार्मोन की थेरेपी देंगे वो अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन हम यूज़ करेंगे, जैसा उसको प्रिस्क्राइब किया गया, जिस रूट के ज़रिए से जितने mg, जितनी डाइल्यूशन, तो वो सारा हमने ख्याल रखना है। हम बाद में इस पे बात करेंगे कि पेशेंट के राइट्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकेशन। अगर हम उसको मेडिकेशन देते हैं तो उसको कैसे, कौन कौन से राइट्स का ख्याल रखना चाहिए। चूँकि सिग्निफिकेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं पेशेंट को, हाइपोथायराइडिज्म क्लाइंट को रिस्क होगा कार्डियक कॉम्प्लिकेशन के अगर उसका मेटाबॉलिक रेट एकदम से इंक्रीज़ किया जाए, मतलब कि उसको अगर लिवोथायरॉक्सिन एकदम से फुल अमाउंट में दे दी जाए तो उसकी वजह से कार्डियक सिस्टम जो कि कंप्रोमाइज़ था वो फेल भी हो सकता है। इसीलिए क्लाइंट को ज़रूरत होती है प्रॉपर मॉनिटरिंग की, कार्डियोवास्कुलर कंप्रोमाइज़ कोई इस तरह का ना हो, चेस्ट पेन हो या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो या रैपिड हार्ट रेट हो, कोई भी थायराइड की थेरेपी के दौरान, तो वो तो अंदर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी, निकलने के बाद अगर वो भेज देते हैं, फिर भी अगर कोई इस तरह का मसला होगा तो आपने अगर क्लाइंट की नीड पूरी नहीं हो रही, सॉरी, इस तरह का अगर कोई मसला है तो उसमें आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा कॉशनली, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट तौर पे उसको देखना है, उसकी डोज़ को एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर क्लाइंट की नीड को मॉनिटर करते हुए, कार्डियोवास्कुलर कंप्रोमाइज़ को देखते हुए अगर पल्पेशन आ जाती हैं, चेस्ट पेन आ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है अर्ली थायराइड थेरेपी, तो आप उसको स्टॉप कर देंगे, मज़ीद उसकी डोज़ को कम करके अगेन आप शुरू करवाएंगे। इसमें ट्रीटमेंट यूजुअली बहुत स्लोली स्टार्ट होती है, ठीक है। एवरी 2 to 3 वीक्स उसकी डोज़ थोड़ी बहुत करते करते उसको इंक्रीज़ किया जाता है। ये ट्रीटमेंट चूँकि लाइफ लॉन्ग है तो ऑनगोइंग मेडिकल असेसमेंट और थायराइड फंक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। क्लाइंट जो कि रिसीव कर रहे होते हैं थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, उनको मॉनिटर करना है हमने और उनको टार्ट करना है, उनको टीच करना है रिगार्डिंग साइन क्या हो सकते हैं, सिम्टम हाइपरथायराइडिज्म के, कि आप मेडिसिन दे रहे हैं उसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म अगर फ़ौरन हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, कब आपने दवाई रोक देनी है, कब आपने वापस पे आके दोबारा दिखाना है, ये सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है। उसके बाद साइन में क्या क्या आ जाएगा, इरिटेबिलिटी, ट्रेमर्स आ जाएंगे, टैकीकार्डिया, पल्पेशन और हार्ट इंटॉलरेंस, ये सारी चीज़ें उसके साइन एंड सिम्टम्स में आ जाएंगी। उसके बाद क्या है कि नर्सिंग इंटरवेंशन में अगर हम देखें तो पेशेंट का एक्टिविटी लेवल हम ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे, एकदम से इंक्रीज़ नहीं करेंगे, चूँकि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल जो मायोकार्डियल का है वो ज़्यादा है। तो अगर हम एकदम से उसको ले आएंगे तो कहीं ये ना हो कि ब्लड दिल को छोड़ के हाथ पाँव के पास पहुंच जाए और दिल बेचारा वैसे खाली ही धड़कता रहे, तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक धड़केगा नहीं। उसके बाद क्लाइंट को इनकरेज करना है कि वो कफ और ब्रीथ ले डीपली, बिल्कुल अंदर से वो ड्रीप ले, ठीक है, और कफ करे, फिर ब्रीथ करे डीपली, फिर उसके बाद पेशेंट के पास जाए, पेशेंट के पास जाके आइडेंटिफाई कंफर्म करे कि उसकी जो आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका जो ब्रेसलेट लगा हुआ, आईडी बैंड लगा हुआ है, क्या वो पेशेंट के उसी पेशेंट का है या किसका है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि पेशेंट के जो मायोकार्डियल
ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने की वजह से उसके ऊपर बहुत सारे जो हो सकती है कि उसको हार्ट अटैक हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। एम्बोलिज्म स्टॉकिंग देनी है उसको, और ताकि एम्बोलिज्म ना बने, और बने भी तो वो बहुत जल्दी से मूव कर जाए, एकदम से डीक्लॉट हो जाए। और उसके साथ साथ आपने हाई जो क्लाइंट की लेग्स हैं वो आपने एलिवेट रखनी है, ताकि वेनस रिटर्न जो वहाँ से वापस हो रहा है तो वो जल्दी से हो जाए और हार्ट के पास प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पहुँच सके। और उसको लो कैल्शियम हाई बल्क फूड देनी है, डाइट देनी है, जिसमें आपने एक्टिविटी टू कम्बैट कंस्टिपेशन वो ड्रग्स देनी है, वो चीज़ें देनी है, वो मेडिसिन फाइबर दे दें जिसकी वजह से कंस्टिपेशन कंट्रोल हो सके। वेट लॉस को आपने प्रोमोट करना है, ठीक है। स्टूल सॉफ्टनर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगरचे वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है स्टूल सॉफ्टनर की कंस्टिपेशन की वजह से, तो आप वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो पेशेंट को आपने ऑयली स्किन रखनी है, स्किन को ड्राई नहीं होना देना, क्योंकि क्रैकल पड़ सकते हैं। पेशेंट डिहाइड्रेटेड भी है, मेल नरिश्ड भी है, तो उसकी वजह से उसकी स्किन की इंटेग्रिटी लॉस हो सकती है, तो आपने उसको स्किन केयर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद पेशेंट की जो बेड रेस्ट है वो आप एक्सटेंडेड करें, लेकिन हर 2 घंटे में पेशेंट को रिपोजिशन करें बेड सोर से बचाने के लिए। अल्कोहल फ्री स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपने यूज़ करनी है बाथिंग के बाद, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को जो एक्स्ट्रा क्लॉथिंग और ब्लैंकेट देने हैं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सारे चांसेस उसके साथ साथ बढ़ जाते हैं। तो जो हम पेशेंट को ब्लैंकेट देंगे ताकि वो उसको उसका जो जिस्म है, वो बॉडी है, वो गर्म रह सके, वो बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो जाए, वहाँ से जो सर्कुलेशन है वो बिल्कुल सीज ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद लेकिन हम इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट यूज़ नहीं करेंगे, चूँकि बॉडी के अंदर सेंसेशन कम है, जो ब्लड का फ्लो है वो कम होने की वजह से, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से, जो वहाँ से उसकी कमी की वजह से क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड की कमी की वजह से वेंस के अंदर ब्लड कम है, और जो सेंसिटिविटी है बॉडी की वो भी कम है। तो इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट ये ना हो कि बहुत तेज़ हो जाए और उसकी वजह से पेशेंट को जो हो सकता है कि पेशेंट जल सकता है, उसको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उसकी सेंसेशन लॉस हुई है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। उसके बाद क्लाइंट को बताना है कि उसकी फीलिंग्स क्या क्या हैं, फियर्स क्या क्या है, डिजीज़ से रिलेटेड, बॉडी के चेंज, इमेज उसकी चेंज हो रही है उससे रिलेटेड, कि उसकी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर असर तो नहीं पड़ेगा, अगर बस पड़ेगा तो क्या पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा है पेशेंट कि उसको ज़रूरत है काउंसलिंग की, तो आपने उसको रिगार्डिंग दिस आल मेडिसिन आल चीज़ों के रिगार्डिंग आपने उसको करना है, उसको काउंसल करना है। उसके बाद क्लाइंट की फीलिंग आपने जाननी है, और पेशेंट को ये बताना है कि यूथायराइड मतलब कि एक नॉर्मल स्टेट ऑफ जो थायराइड हार्मोन्स हैं वहाँ तक आते हुए एक वक्त लग सकता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट को फ्रीक्वेंट रीएश्योरेंस की ज़रूरत है, कि बार बार देखने की, रीएश्योर करने की ज़रूरत है कि इसमें अगर कोई मसला हो तो उसको बहुत इजीली कवर किया जा सके। फ्रीक्वेंट मेजरमेंट दैट मोस्ट एंड फिजिकल मैनिफेस्टेशन आर रिवर्सेबल। क्लाइंट को जो फ्रीक्वेंट रीएश्योरेंस आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसमें मोस्टली जो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन होती हैं वो रिवर्सेबल होती हैं, कि जो मैनिफेस्टेशन पेशेंट में आ रही हैं उसको आप रिमूव कर सकते हैं अर्ली, लेकिन जो बाद में होगा तो उसको आप ट्रीट नहीं कर सकेंगे। थैंक यू सो मच क्लास फॉर लिसनिंग। होप सो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई इशू है तो वो डिस्कस कर सकता है, वो यहाँ पे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है किसी पॉइंट की, किसी चीज़ की, अगर उसको समझ ना आई हो तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग फ्रॉम माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।